सो हेलो गाइस, वेलकम टू एसवी लर्निंग। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के चैप्टर का फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कि भैया ये जो प्रिंसिपल होते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में उसमें साइंस का यूज किस तरह से किया जाता है। तो टुडे नाउ डिस्कस द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर्स का हमारा लास्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट बाय दिस चैप्टर साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमने सीखा प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब जो साइंटिफिक टेक्निक्स होती हैं किस तरह से मैनेजमेंट में साइंस का यूज किया जाता है, साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज किया जाता है। व्हाट इज अ टेक्निक मतलब कि जैसे कि मुझे कोई काम करना है, कोई वर्क करना है, तो उस वर्क को करने के लिए तीन टाइप की टेक्निक रहती है, अलग अलग टाइप। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो जैसे मैंने कोई वर्क किया, उस वर्क को करने के लिए मैंने स्मार्ट वर्क का यूज़ किया, टेक्निक यूज़ की, मैंने खुद की टेक्निक यूज़ की क्योंकि मैं उसमें बेस्ट था, मुझे वो टेक्निक आती थी। कुछ लोग ऐसे रहते हैं वो टेक्निक नहीं आ पाती। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन का हो गया, कुछ लोग कैलकुलेशन चुटकियों में कर देते हैं, माइंड से फटाफट कैलकुलेट करके। कुछ लोगों को टाइम लगता है, 2+2+2+, कुछ कैल्सियंस में करते हैं, कैलकुलेटर्स में करते हैं। तो दैट इज अ टेक्निक्स, दिस इज ऑल अबाउट दी टेक्निक। तो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स में भी क्या टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। फंक्शनल फॉर्मेनशिप मतलब क्या होता है। यहाँ पे हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे मैनेजमेंट में फंक्शंस प्ले करने हैं, अलग अलग फंक्शंस प्ले करने हैं। तो अभी क्या होता है कि अगर जब भी हम कोई नया ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करते हैं या नए ऑर्गेनाइजेशन की ओपनिंग करते हैं, तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में हमें बहुत इंजॉय रहता है, अरे ऑर्गेनाइजेशन है, हम काम करेंगे, धीरे धीरे फिर हम उससे ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ कि यहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए दो टाइप में उसको डिवाइड कर दिया गया। हमारे ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, हमारे नीचे जो लोअर लेवल के होंगे मैनेजमेंट, वो इस काम को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शनल फॉर्मेनशिप को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज अ प्लानिंग डिपार्टमेंट, सेकेंड इज अ ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम होता है प्लानिंग करना, प्लान करना किसी भी चीज को, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी चीज को क्या करना, प्लान करना। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग डिपार्टमेंट। वो काम कौन करता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट। कि भैया मेरा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, प्लानिंग का काम है, वो सब कौन कर, तू कर। नेक्स्ट होता है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। अबे ऑपरेशनल डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि यहाँ पे प्लानिंग डिपार्टमेंट अगर कुछ प्लान करके दे रहा है, तो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट का काम क्या है कि उसी प्लान किए हुई चीज को क्या करना, ऑपरेट करना, चलाना। फॉर एग्जाम्पल सामने वाले ने प्लान करके दिया कि आपको इतना प्रोडक्शन करना है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट क्या उसका प्रोडक्शन कर दिया, दैट सिंपल। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट काम क्या करता है, प्लान करना, और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट ऑपरेट करना। ये होता है फंक्शनल फॉर्मेनशिप के दो टाइप। ठीक है, अब इसके अंदर डिस्कस करते हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट में फर्स्ट पॉइंट है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क मतलब क्या होता है कि यहाँ पे रूट क्लर्क का काम क्या होता है कि वो चेक करेगा कि भैया सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई काम को करने के लिए गलत तरीके का यूज तो कर नहीं रहा है, मतलब सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि पता चले कोई गलत तरीके से उस काम को कर रहा हो, अनसेफ काम कर रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वहां पे सेफ्टी शूज, हैंड ग्लोव्स, हेलमेट, ये सब जरूरी होता है। तो यहाँ पे रूट क्लर्क का काम क्या है कि उस चीज को देखना कि भैया वो काम बराबर वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो उसके बारे में प्लान करना कि इसको किस तरह से मेरे को काम करवाना है। सिंपल, रूट क्लर्क। नेक्स्ट पॉइंट इंस्ट्रक्शन क्लर्क। इंस्ट्रक्शन मतलब आप सबको तो पता ही होगा, इंस्ट्रक्शन मतलब किसी भी चीज का इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना उसको। तो इंस्ट्रक्शन क्लर्क का काम क्या है कि भैया वो बता देगा तेरे को इस तरह से ये काम करना है। मैंने बोल दिया कि अगर कोई मशीन है, तो मैं मेरे अंदर कोई हेल्पर काम कर रहा है, तो मैंने उसको क्या बोला कि भैया तेरे को ये मशीन ग्रीन वाले से तेरे को ऑन करना है, रेड वाले से तेरे को ऑफ करना है। मैंने उसको क्या दे दिए, इंस्ट्रक्शन दे दिए कि इस तरह से तेरे को ये मशीन को क्या करना है, ऑपरेट करना है। मैंने उसको क्या दी, इंस्ट्रक्शन, जानकारी दी। नेक्स्ट पॉइंट टाइम क्लर्क। टाइम क्लर्क का काम क्या रहेगा कि यहाँ पे टाइम क्लर्क क्या करेगा कि सब चीज सही टाइम पे हो रही है कि नहीं हो रही है, उस चीज को चेक करना, मेजर करना। वो काम कौन करता है, टाइम क्लर्क। कि अगर कोई मशीन है तो 1 घंटे में इतना प्रोडक्शन करती है, 2 घंटे में इतना करती है, 3 घंटे में इतना करती है, तो ये सब काम मैनेज करने वाला काम किसका है, टाइम क्लर्क का। और इसके साथ ही वो कॉस्ट भी देखेगी कि ज्यादा कॉस्ट तो नहीं लग रहा उस चीज को ऑपरेट करने में, उस चीज को चलाने में ज्यादा कॉस्ट या ज्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा है। तो उस चीज को मैनेज कौन करता है, टाइम क्लर्क। नेक्स्ट पॉइंट डिसिप्लिन क्लर्क। डिसिप्लिन क्लर्क बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करना, सब बराबर डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सब ऑर्गेनाइजेशन, ऑल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब
डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो इस सब पे मैनेज कौन करता है, डिसिप्लिन क्लर्क। नेक्स्ट ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में देखते हैं, सबसे पहला है गैंग बॉस। अभी गैंग बॉस क्या होता है, गैंग मतलब एक तरह का ग्रुप, बॉस मतलब उनका लीडर होता है ना, एक गैंग रहती है पूरी, और तुम्हारा लीडर कौन है बताओ, मूवी में किसी भी शोज में आप देखो गैंग रहेगी, बॉस रहेंगे, तो यहाँ पे भी एक तरह का ऐसी समझते हैं हम। गैंग बॉस मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक तरह का टॉप लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गैंग बॉस है, वो सब चीज को ऑपरेट करेगा, सब चीज देखेगा। मैंने अपने अंदर एक गैंग बॉस रख दिया, उस गैंग बॉस का काम क्या है, वो अपने अंदर सब काम को करवा के ले, मेरे सर से हेडेक खत्म हो गया, मेरे को काम मिलेगा, क्यों, क्योंकि उस काम को ऑपरेट कौन कर रहा है, गैंग बॉस। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड बॉस। व्हाट इज अ स्पीड बॉस? स्पीड बॉस मतलब इसका काम क्या रहेगा कि सब चीजें देखना कि काम बराबर स्पीड में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी कुछ हेल्पर्स ऐसे होते हैं कि काम को बराबर वे में नहीं करते हैं, 2 घंटा करेंगे 6 घंटा आराम करेंगे, 3 घंटा करेंगे 8 घंटा आराम करेंगे, क्यों, उनको तो आराम ही चाहिए। तो यहाँ पे स्पीड बॉस का काम क्या होता है कि बराबर स्पीड में वो काम होना चाहिए। अगर मैंने बोला कि मुझे एक दिन में इतना प्रोडक्शन चाहिए, तो स्पीड बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उतने टाइम में वो काम करवा के लेगा, दैट इज कॉल्ड स्पीड बॉस। नेक्स्ट पॉइंट, रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस मतलब क्या होता है कि यहाँ पे रिपेयर मतलब आपको मालूम है किसी भी चीज को रिपेयर करना, दैट सिंपल। तो रिपेयर बॉस यहाँ पे काम क्या करते हैं कि अगर मशीन में कुछ रिपेयर करना है, कुछ बिगड़ गया है, तो उस चीज को रिपेयर करने का काम कौन करेगा, रिपेयर बॉस। उसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ऐसा ऐसा है, तो रिपेयर बॉस उस पर क्या होगा, फटाक से एक्शन लेगा, दैट सिंपल, रिपेयर बॉस। नेक्स्ट, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मतलब क्या होता है, इंस्पेक्ट मतलब होता है जांच करना, क्या करना, जांच करना। तो इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, जांच करने वाला, वो क्या करेगा, जांच को करेगा, दैट सिंपल। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर क्या करेगा, जो भी काम हो रहे हैं वो चीज को जांच करना, दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्टर। अब आया समझ में, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शन फॉर्मेशन मेरे को प्ले करनी है, मेरे को फंक्शन फॉर्मेशन करनी है, तो मैं कैसे करूँ, तो मैंने अपने सर से हेडेक हटा दिया, 2 डिपार्टमेंट बना दिए, प्रोडक्शन ऑपरेशनल डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेंगे, सब अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, 4 बंदे दोनों साइड मैंने खड़े कर दिए, अपना अपना काम करेंगे, मेरे तरफ से हेडेक हट गया। ये दैट इज कॉल्ड टेक्निक, फंक्शनल फॉर्मेशन टेक्निक। सेकेंड टेक्निक, स्टैंडर्ड एंड सिंपल वर्क। स्टैंडर्ड एंड सिंपल वर्क, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड होता क्या है, स्टैंडर्ड मतलब एक तरह की क्वालिटी, एक चीज की क्वालिटी होना। आज की सब कोई, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्वालिटी मांगते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, मार्केट में बहुत सारे मोबाइल हैं, बहुत सारे सेलफोन आए, बहुत सारे सेलफोन हैं। मार्केट में एक ऐसी कंपनी भी है एप्पल। एप्पल का सेलफोन आपने देखा होगा, उसके मार्केट में कितने प्रोडक्ट होंगे, 1 2 10 12 15 बस। क्यों, क्योंकि वो क्वांटिटी में बिलीव नहीं करते, वो किस में बिलीव करते, क्वालिटी में, स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे फंक्शन फॉर्मेशन FW टेलर क्या बोल रहे हैं कि आपको एक टेक्निक ऐसे बनानी है कि आपको प्रोडक्ट को क्या करना है, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना है, क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। आपको ऐसे प्रोडक्ट बनाना है कि जो मार्केट में स्टैंडर्ड हो, मार्केट में चले लंबे समय तक, उसमें क्वालिटी हो। आपको क्वांटिटी बनती रहेगी बट क्वालिटी पे फोकस करो, क्वालिटी इज मस्ट इंपॉर्टेंट। क्वालिटी अगर एक बार कस्टमर को अच्छी दोगे तो कस्टमर आगे जाके उसमें और अट्रैक्ट होगा और डिमांड बढ़ेगी। तो आप क्या करो, क्वालिटी में फोकस करो, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल। सिंपल वर्क मतलब यहाँ पे किसी भी काम को उलझा के मत करो, सुलझा के करो, सुलझा के करो, दैट सिंपल। फॉर एग्जांपल, अभी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं सुपीरियर लेवल का हूँ, या मैं सुपरवाइजर हूँ, या मैं कोई इंस्पेक्टर हूँ। तो मैं देखा कि वहाँ पे मेरा हेल्पर बैठा हुआ है, टाइम पास कर रहा है, तो मैं क्या किया, वो उधर ड्रम पड़ा था या कोई इक्विपमेंट पड़े थे, मैंने उसको बोला वो उठा के कहीं और रख दे। वो रखने की कोई वजह निकली नहीं, बट मुझे लगा वो खाली बैठे, कुछ तो काम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो फालतू के काम देने से अच्छा इनसे कुछ ऐसे काम करवाओ जिससे हमारा कुछ आउटपुट हो, सिंपल और आउटपुट हो, ऐसे इनसे कुछ काम करवाओ, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंड सिंपल वर्क, जिससे हमें आउटपुट मिले, दैट इज कॉल्ड सिंपल वर्क। नेक्स्ट पॉइंट, फटिग्यू स्टडीज। फटिग्यू स्टडी सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, फटिग्यू स्टडी, इसका मतलब क्या होता है, फटिग्यू स्टडी मतलब जहाँ पे आपकी कंपनी के जितने भी लेबर हैं, जितने भी आपकी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, वो सबको क्या प्रोवाइड करना, रेस्ट प्रोवाइड करना। फटिग्यू मतलब रेस्ट प्रोवाइड करना, आराम देना। आप बोलोगे आराम क्यों देंगे, आराम इसलिए कि अगर कोई हेल्पर का काम भागा दौड़ी का है, फॉर एग्जांपल कोई ज़्यादा चलने वाला कोई काम है किसी को, कि यहाँ से वहाँ लेके जा सामान, यहाँ से कोई ऐसा कुछ काम है, तो वहाँ पे अगर आप 8 घंटा 12 घंटा कितना भी आप उससे काम करवा रहे हो, तो कम से कम उसको 1 या 2 टाइम्स को क्या दो, ब्रेक दो।
अगर वो रेस्ट करेगा तो आगे के लिए फिर और काम करेगा, अगर आप उसे कंटिन्यू कराओगे तो काम कर ही नहीं पाएगा, थक जाएगा वो। तो फटीग स्टडी के बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने हेल्पर्स को रेस्ट प्रोवाइड करना है, ज़्यादा ज़्यादा आप उसको रेस्ट प्रोवाइड करो। अगर आप रेस्ट प्रोवाइड करोगे तो इससे क्या होगा, थोड़ा फ्रेश फील करेगा और अच्छा काम भी आगे जाके करेगा। पर्टिकुलर स्टडी में इसमें ये भी डिस्कस किया जाता है कि अब भाई जो हमारा हेल्पर है उसको रेस्ट प्रोवाइड करें तो कितना प्रोवाइड करें, कितने टाइम प्रोवाइड करें, 10 मिनट 20 मिनट, ठीक है। अगर आप 10 मिनट प्रोवाइड कर रहे हो तो 10 मिनट कितने बार दें, 10 मिनट दिन में 1 घंटे में एक बार दें, या 2 घंटे में एक बार दें, या 3 घंटे में एक बार दें, हम ये भी डिस्कस कर लिए। अब उसमें ये भी आएगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, इसमें फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितने टाइम बाद। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने हेल्पर को 1 घंटे बाद दे रहा हूँ, रेस्ट दे रहा हूँ, तो 1 घंटा, ये जो 1 आवर है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे इस टाइम टेबल में क्या करना है, मेरे को मेरे हेल्पर्स को क्या प्रोवाइड करना है, रेस्ट प्रोवाइड करना है, आराम देना है, ठीक है। ये हो गया फटीग स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी, मेथड मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी चीज करते हो तो उसमें सबसे पहले मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मान लो मैं कहीं, मेरे को जाना है, कहीं मार्केट जाना है, मेरे को मार्केट जाना है, तो मेरे पास भी मेथड्स रहेंगे अवेलेबल। मैं चल के जाऊँ, मैं फ्रेंड मेरा जा रहा है मैं उसके साथ चले जाऊँ, या मेरी खुद की बाइक है मैं बाइक लेके चले जाऊँ, दैट इज कॉल्ड मेथड। मेरे पास वेज हैं, रास्ते हैं अलग अलग, तो इसमें से जो मेरे लिए बेस्ट रास्ता होगा उसमें मैं चले जाऊंगा, या फिर जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। मुझे मार्केट जल्दी जाना है, मैं बाइक से चला जाऊंगा। मुझे मार्केट जाना है बट ठीक है दोस्त के साथ चला जाऊंगा। मुझे मार्केट जाना है पर आराम से चलेगा तो चल के चला जाऊंगा। तो जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे को सुटेबल रहेगा वो मेथड को मैं क्या करूंगा, फॉलो करूंगा। तो यहाँ पे भी मेथड स्टडी मतलब क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो मेथड फॉलो रहे जिससे कि आउटपुट ज्यादा मिले, वेस्टेज कम हो, रिस्क कम हो, लॉस कम हो, प्रॉफिट ज्यादा मिले, ऐसा मेथड आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, अप्लाइड करना है, दैट इज कॉल्ड मेथड स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपको राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करके देना है। राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्शन करके आपको देना है एट अ टाइम पे। अभी फॉर एग्जांपल समर सीजन चालू है, अभी तो वैसे लॉकडाउन है पूरी कंट्री में, बट एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनो। समर सीजन चालू है, इसके बाद कौन सा सीजन आएगा, मॉनसून आएगा। तो मॉनसून में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी होती है, अम्ब्रेला, रेनकोट, रेन बूट्स, जो भी रिलेटेड रहती है मॉनसून से उस प्रोडक्ट की रहती है। तो यहाँ पे अगर अम्ब्रेला की जो कंपनियां हैं, रेनकोट की जो कंपनियां हैं, उसका प्रोडक्शन इन नवंबर मंथ में अगर करें तो ये टाइम स्टडी हम बोल सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि भैया वो सीजन तो निकल गया तो अब उसकी डिमांड ही नहीं रहेगी। तो आपको एट अ टाइम, जब उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी एट अ टाइम, तब आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। तो उसे बोलते हैं टाइम स्टडी, मतलब राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट आपका अवेलेबल मार्केट में होना चाहिए, टाइम स्टडी। सेकेंड इंपॉर्टेंट कि अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम करवा रहा हूं और एक काम मेरा इस डिपार्टमेंट में हो रहा है, दूसरा काम उस डिपार्टमेंट में हो रहा है, तो यहाँ जो इस डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट में जाने का जो टाइम है वो भी वेस्ट हो रहा है। अगर मान लो मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज, यहाँ पे रॉ मटेरियल मेरा है, दूसरी जगह पे उसका फिनिश गुड्स हो रहा है, तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स आने में मुझे 1 घंटा लगता है, उतने में तो मैं और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूँ, तो ये भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये टाइम वेस्ट भी मेजर करना, इसकी भी स्टडी करना, ये भी डेलो टेलर बोलते हैं कि इट इज कॉल्ड अ साइंटिफिक टेक्निक। वो टेक्निक को सॉल्व करो और निकालो कि भैया टाइम कैसे बचाया जाए, कैसे ज्यादा आउटपुट प्रोडक्शन किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, मोशन स्टडी। मोशन मतलब इट इज अ मूवेबल, मूव, कहीं कहीं जाना, मूव करना, जाना आना, दैट इज कॉल्ड मोशन। मोशन है ना, एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर मोशन स्टडी का यहाँ पे सिंपल बोलना है कि यहाँ पे आप जो भी ट्रैवल कर रहे हो, जैसे कि आप रॉ मटेरियल लेने जा रहे हो, कुछ भी चीज लेने जा रहे हो, तो आप ट्राई करो कि आप ऐसा कोई वे यूज करो जिसमें आपका टाइम कम वेस्ट हो और ज्यादा से ज्यादा आपका आउटपुट यहाँ पे निकल सके, मतलब मोशन कम होना चाहिए। जैसे कि मेरा एक हेल्पर है, वो हेल्पर मेरी कंपनी में काम कर रहा है और मेरी कंपनी में काम करने के बाद मैंने उसको क्या दिया, थोड़ा रेस्ट दे दिया। फटीग हमने पढ़ा अभी, मैंने उसको रेस्ट दे दिया। अब वो रेस्ट कंपनी के अंदर तो नहीं करेगा, कहीं रेस्ट रूम में करेगा। तो रेस्ट रूम मेरा है 1 किलोमीटर दूर। अब वो यहाँ उसको मैंने रेस्ट दिया 10 मिनट का, 10 मिनट वो चल के जाएगा, 10 मिनट रेस्ट करेगा, 10 मिनट बाद आएगा, फिर प्रोडक्शन करेगा। तो इससे टाइम तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है ना, क्योंकि मोशन स्टडी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मोशन स्टडी क्या करना, प्रॉपर फॉलो करना कि जिससे मेरा टाइम वेस्ट कम हो, लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, मेरे एम्प्लॉय को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इन दी कंपनी में, इन दी ऑर्गेनाइजेशन में। तो मोशन स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक। नेक्स्ट पॉइंट,
मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल मेंटल रिवोल्यूशन हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारा माइंड का जो एटीट्यूड है उसको क्या करना है, चेंज करना है। माइंड का जो भी हमारा एटीट्यूड है उसको क्या करना है, चेंज करना है। तो मेंटल रिवोल्यूशन मीन्स यहाँ पे जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये समझ के मत चलो कि मैं टॉप लेवल का हूँ, मैं इस लेवल का हूँ, उस लेवल का हूँ, नहीं। यहाँ पे हमें फ्रेंडली सराउंडिंग बनानी है ताकि जो भी लोअर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, मिडिल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन, तो फ्रीली अपने टॉप लेवल के ऑर्गेनाइजेशन से अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उनको डाउट है, वो क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं विद द रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर कोई भी उनको डाउट है विद ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कर सकते हैं, इजिली वो क्या कर सकते हैं, क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मेंटल रिवोल्यूशन। ये मत सोच के चलो कि हम टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन के हैं, हम लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के, तो हम बात नहीं कर सकते, हम सब कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेंटल एटीट्यूड हमें हमारा क्या करना है, चेंज करना। तो ये टेक्निक इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। Next point, differentiate piece wages system. Differentiate piece wages system. It is a also important technique of this organization. It means अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो भी एम्प्लॉई हैं उनमें आप डिफरेंशिएट पीस वेजेस प्रोवाइड कर रहे हो। अब आप सोच रहे हो पीस वेजेस प्रोवाइड मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंट पीस वेजेस सिस्टम मतलब क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 एम्प्लॉई हैं। फर्स्ट एम्प्लॉय क्या हो रहा है, वो 8 आवर काम कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है। और जो सेकेंड एम्प्लॉय है वो क्या कर रहा है, 12 आवर काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो जितना काम कर रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव मिलेगा। अभी मैंने इसको दिया 400 रुपीज दिया पर डे, और इसको मैंने दिया 600 रुपीज पर डे, बिकॉज डिपेंड अपॉन दी आवर, उसने आवर ज्यादा किया। दूसरा केस आता है कि यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, वो क्या कर रहा है, 120 पैकेट मुझे प्रोड्यूस करके दे रहा है, और दूसरा एम्प्लॉय है वो मुझे क्या कर रहा है, 160 पैकेट मुझे प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो जो मुझे ज्यादा आउटपुट देगा, जो मुझे ज्यादा प्रोडक्शन देगा, उसको इंसेंटिव वेजेस रेट क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे एफडब्ल्यू टेलर क्या बोल रहे हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पीस वेज सिस्टम होना चाहिए। इट मींस यहाँ पे जो जितना प्रोडक्शन कर रहा है, जो जितना आवर ज्यादा काम कर रहा है, जितना अपना आउटपुट बेस्ट दे रहा है इन द ऑर्गेनाइजेशन में, उसको आप क्या करो, वेजेस रेट डिफरेंट प्रोवाइड करो कंपेयर टू अनदर। अगर आप दूसरे वाले को कम कर रहे हो तो उसको कम दो, और जो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है उसको क्या करो, ज्यादा प्रोडक्शन करो। तो दिस आर दी ऑल साइंटिफिक टेक्निक ऑफ द मैनेजमेंट। ये टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट है। हमने उस टाइम पे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखे थे, फिर उसके पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखे थे, फिर 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखे थे, फिर मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल मैनेजमेंट देखे थे। तो यहाँ पे भैया हमारा जो फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमर्स का है वो क्या होता है, फिनिश होता है। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे अगर आपको कोई भी वीडियो मैं प्रोवाइड करता हूँ, एसपी, ओसी, इकोनॉमिक, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप नोट्स बनाते जाओ। नोट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर फ्यूचर, आपके फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करो अगर कोई भी डाउट रहता है तो।